अजीब दास्तां है ये। भाग 8। अक्षय और रिया का रिसेप्शन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सब रिश्तेदार तो थे ही, बस दूल्हा और दुल्हन तो बदल गए थे, बाकी कुछ नहीं बदला था। उस दिन इन दोनों नए नवेले जोड़ी के साथ एक और जोड़ी काफी जच रही थी। वो थी श्रुति और अविनाश की जोड़ी। दोनों के चेहरे पर एक चमक सी थी जो शादी के हल्दी लगने से आती है। श्रुति तो मानो गजब ढा रही थी पार्टी में। उसका वो सजना सवरना, साथ में हाथों में सुहागन का जोड़ा, हफ्ते भर किया हुआ गोल्ड फेशियल चेहरे में चमक ला रहा था। राहुल ने तो छुप छुप कर कई दफा देख लिया था उसे। अब राहुल को पछतावा हो रहा था कि कहीं श्रुति को ना कहकर गलती तो नहीं कर दी। लड़की लाखों में एक थी, लेकिन अब वो उसे गवा चुका था। पत्नी तो नहीं बन पाई, पर दोस्त तो बनकर रह सकती है, ये सोचकर काफी दफा उसने उससे मिलने की कोशिश की थी। उसकी ये पहल एक श्रुति को छोड़कर बाकी सब रिश्तेदारों को दिख रही थी। बोलने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। श्रुति को भी चाची और उसकी सास ने मानो बॉडीगार्ड की तरह घेर लिया था। उसे कतई अकेला न छोड़ने वाली थी दोनों। यहाँ नजर हटी और दुर्घटना घटी मानो। श्रुति जहाँ हो वहाँ कुछ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था भला। कुंडली में ही मुसीबत मानो अपने हाथों में लिख कर लाई थी वो। अविनाश भी जरा कटा कटा सा था उससे। श्रुति को इस बात का जरा भी मलाल न था। दोस्त की पार्टी और क्या चाहिए जिंदगी में, खाना अच्छा हो और पीने को मिल जाए, लेकिन पीना तो होने से रहा था। राहुल 4-5 बार उसके सामने से गुजर चुका था, पर श्रुति का ध्यान कहीं और ही था। उसे स्टार्टर कुछ खास नहीं लगे थे। अपनी सास के साथ इस गहन चर्चा में थी कि आने वाले उसके रिसेप्शन में स्टार्टर में क्या रखे। पगली, स्टार्टर रहने दे और अपने हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में सोच बेटा। मौसी जी ने बात छेड़ दी। जाना तो है, पर कहाँ जाएं? श्रुति को कुछ समझ न आया। कहीं पर भी जाओ, पर चले जाओ, मेरा टेंशन तो दूर हो जाए। दीपू का मूड भी बदल जाएगा और तुम्हें उसे जानने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ, ये तो ठीक है, पर आपके दीपू यानी मेरे, उनको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। मेरा ऐसे बातें करना कि हनीमून पर कहाँ जाए अच्छा लगता है भला? क्या सोचेगी मेरी सास कि हाय कितनी बेशरम और मॉडर्न बहू है जो सेक्स के लिए मरी ही जा रही है। इतनी आग पड़ी है इसे हनीमून जाने की। चुप कर पगली, तेरी सास मैं ही तो हूँ री, और मैं ही तुझे जल्द से जल्द यहाँ से भगा रही हूँ ना। श्रुति मानो एक पल के लिए भूल ही गई थी कि वो अपनी सास से ही बात कर रही है। शादी के दिन से ही उसे हजारों दफा ये रटाया गया था कि सीधी सादी बहू बनकर रहना है, भले ही सब कुछ आए, पर गवारों की तरह ना ही करना है। इस नाना के चक्कर में इतने तो कांड हो चुके थे श्रुति के हाथों से। चाची और मौसी जी जरा रिया के ससुराल वालों की औरतों से गले मिल ही रही थी कि पलक ने श्रुति को वहां से उठा लिया। कहाँ औरतों में पड़ी हुई हो नई नवेली भाभी मेरी, चलो जरा उस कोने में कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। पलक ले आई उसे एक टेबल की ओर जहाँ सब नौजवानों की टीम बैठी हुई थी। सूरज भैया, साहिल, सुमित, पलक, अविनाश सब मौजूद थे। पलक ने चुपके से कोल्ड ड्रिंक में ड्रिंक मिला श्रुति को थमा दिया। श्रुति को अविनाश की बगल में बैठा सब बातें कर रहे थे। सब अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे कि श्रुति ने बात छेड़ ही दी। सुनो, हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? अविनाश के हाथों ग्लास गिरते गिरते बचा। ये बात करने का सही टाइम और जगह है क्या अब? तो कब करूं? हाँ, मिलते कहाँ हो तुम मुझे? जब से शादी हुई है तब से भाग रहे हो मुझसे। अभी भी मुझे अकेला छोड़ यहाँ गप्पे हाँक रहे हो तुम। जरा सी भी कदर नहीं कि बीवी ने कुछ खाया होगा या नहीं। जैसे मैं ना कहूँ तो व्रत ही रख लोगी तुम। हाँ हाँ, एटिकेट्स होते हैं कुछ पति के भी कि पत्नी को प्यार भरी नजर से देखे, उसका हाथ अपने हाथ में ले, यहाँ वहाँ घूमे, सबसे अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन कराए। लेकिन यहाँ मैं कुछ आधे लोगों को नहीं जानता, जिन्हें जानता हूँ वे हमें जानते हैं। अब क्या करूँ मैं? हनीमून की जगह सर्च करो मेरे लिए, 4 दिन के बाद निकलना है मुझे। श्रुति ने झट से कहा। क्या अकेली जाओगी क्वीन की हीरोइन की तरह? नहीं, तुम्हें सूटकेस में भर के ले जाऊंगी साथ में। आना तो तुम्हें पड़ेगा ही बच्चों। शादी के बाद जो जो रस्में होती है वो सब करनी पड़ेगी, फिर वो हनीमून हो या फिर सुहागरात।
अब क्या जबरदस्ती करोगी मेरे साथ? मैं तैयार हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो? घूमना ही है ना, बिस्तर पर 2 पिल्लो रखकर सो जाएंगे। वैसे भी आजकल साल 2 साल कहाँ कोई बच्चा पैदा करता है। किसी को भनक तक भी नहीं लगेगी कि हमारा रिश्ता कैसा है। नौटंकी तुम भी अच्छी कर लेते हो और मुझे तो पीएचडी मिली है। बस सबके सामने हाथ में हाथ डालकर घूमते रहेंगे, साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसी बीच अगर लगे कि हम पास आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा बैकअप प्लान भी रेडी है। अविनाश बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था और समझ भी रहा था। पर मैंने शॉपिंग भी नहीं की है अपने हनीमून की श्रुति, अविनाश ने बात काटी। अरे हाँ, तुम्हें क्या पता था ना कि तुम्हारी शादी होगी मेरे साथ। कोई बात नहीं, हम 1-2 दिन में शॉपिंग कर लेंगे। अगर गोवा जाना है तो बीच वाले कपड़े लेंगे और दुबई तो उस हिसाब से। अगर बाली तो उठो अविनाश, चलो मेरे साथ। अचानक श्रुति को मानो कुछ याद आया। अविनाश को ले भागी वो। कहाँ जा रहे हैं हम श्रुति? अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ये सब। इस शादी के चक्कर में कैसे भूल गई मैं भाई। बड़ी नाइंसाफी हो जाती तुम्हारे साथ अगर मुझे याद ना आता। क्या याद आता श्रुति? अविनाश अब भी समझ नहीं पा रहा था। अचानक श्रुति का ध्यान काउंटर पर गया। राहुल वहाँ बैठा मजे से पी रहा था। पार्टी उसी होटल में थी जहाँ उनके रहने का इंतजाम किया था। राहुल ने देखा कि श्रुति दौड़कर उसकी तरफ ही आ रही है, जैसे काजोल सब छोड़कर शाहरुख की बाहों में आती है। राहुल ने जज्बात में आकर अपने दोनों हाथ फैला दिए श्रुति के लिए। श्रुति ने आते ही उसे जोर से आवाज दिया, हेलो राहुल, कैसे हो? सपना टूटा मानो बेचारे का जब श्रुति के बगल में अविनाश को पाया। मैं ठीक हूँ, काफी अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। श्रुति, तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। राहुल को कुछ सूझ नहीं रहा था। अच्छी और सुंदर तो मैं तब भी थी, अब भी हूँ और आगे भी रहूंगी। अब ये तुम्हारा लॉस है कि तुमने मुझे गेन नहीं किया। तुम प्रोबेबिलिटी के भरोसे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे और ये क्रॉस टीठा मुझे कंक्लूजन के तौर पर जीत लिया। तुम फ्री हो अभी तो तुम्हारे कमरे में जाके बात करें क्या? श्रुति ने एक और बॉम्ब डाला। अविनाश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राहुल मानो खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि अभी भी थोड़ी सी आग है मेरे लिए श्रुति के मन में। चलो, अगर तुम्हारे पति को कोई दिक्कत नहीं हो तो। दिक्कत क्या होगी भला? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चलो आगे, मैं इनसे बात करके आती हूँ। राहुल तूफान एक्सप्रेस से निकल पड़ा अपने रूम की ओर। श्रुति ने अविनाश को समझाया कि वो भी चले उसके साथ कमरे में। क्यों आऊँ मैं तुम्हारे साथ? तुम्हें बात करनी है, मैं बहुत ओपन इंसान हूँ। तुम जाओ अकेले, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हो गई तुम्हारी बकवास, तो चलो यहाँ से। राहुल ने कमरे में आते ही अपना कमरा साफ किया और श्रुति ने शादी से पहले दी हुई शर्ट जल्दी से पहन ली। उसे लगा जैसे उसे सेकंड चांस देना चाहती है श्रुति। आखिर प्यार उसने भी किया था उससे। कमरे में वो बेसब्री से श्रुति का इंतजार कर रहा था और सपने में खोया हुआ था। उसने सपना देखा कि श्रुति ने अविनाश को डाइवोर्स दे उसे अपनाने के लिए मिन्नतें की। उसके पैरों में वो गिर पड़ी और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी। राहुल ने भी बड़ी उदार दिल से उसे अपनाकर गले से लगा लिया। राहुल ने श्रुति के माथे को चूमा और उसका मांग टीका उसे ऐसे चुभा कि मानो पूछो मत। दरवाजा बंद और साथ में राहुल का सपना भी, क्योंकि दरवाजा खुलते ही उसे दोनों एक साथ दिखे। श्रुति अविनाश के हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा रही थी। अंदर आते ही श्रुति ने बिना कुछ उसकी बात समझे बोलना शुरू किया, सुनो, बड़ी जरूरी बात करनी है तुमसे। अब जब हमारी शादी टूट गई और मेरी शादी इनसे हुई तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे नाता रखो। दोस्ती दोस्त सब ठीक है, पर अब हम कहाँ मिलेंगे बार बार, तो एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। क्या? राहुल ने उदासी से पूछा। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो लौटा दो। क्या? ये गाना यहाँ कहाँ श्रुति? राहुल ने पूछा। गाना नहीं है राहुल, सच्ची मुच्ची का सामान दे दो यार। 2-4 दिन में हम दोनों अपने हनीमून पर जा रहे हैं, तो मेरी शॉपिंग तो पूरी है। मेरे पास जो हनीमून के हिसाब से मैंने तुम्हारे कहने पर ली थी, पर अविनाश को कहाँ पता था कि उसे ऐसे अचानक हनीमून पर जाना पड़ेगा। सो तुमने मुझसे जो जो कपड़े खरीदे थे उस दिन हमारे हनीमून पर जाने के लिए, वो कपड़े वापस दे दो। दोनों अविनाश और राहुल बेड पर जा गिरे। क्या क्या सोचा था दोनों ने और क्या निकला था श्रुति के मुंह से।
तुम पागल हो क्या श्रुति? राहुल ने गुस्से से कहा। नहीं, मैंने तो इनकी गर्लफ्रेंड के यहाँ से भी सामान उठाया है जो जो इन्होंने उसे गिफ्ट में दिया था। अब रूल मैंने बनाया है तो वो मुझ पर भी तो लागू होगा ना। मैंने तुम पर शादी से पहले जितने रुपए लुटाए उतने सारी चीजें हमें वापस कर दो तुम। अच्छा एक बात सुनो, तुम सब वापस कर मेरे मायके भेज देना। अभी फिलहाल इतना ही दे दो जो मैंने तुम्हारे लिए हनीमून के तौर पर कपड़े खरीदे थे। वो टी शर्ट, शॉर्ट्स, घड़ी, चश्मे, परफ्यूम, कितना सामान लिया था तुमने। और पेमेंट के वक्त तुम्हारा कार्ड ही नहीं चल रहा था। तुमने मेरा कार्ड स्वाइप किया था ना, याद है तुम्हें? कितने हजारों का बिल था और मेरे लिए तुमने कुछ ना खरीदा ना पैसे दिए। फिर उसके तो वापस करो वो सब। राहुल के अब पसीने छूट गए। पहली बार उसने अपनी लाइफ में कोई बंदी देखी थी जो उससे सामान वापस मांग रही थी। और हाँ, जैसे तुमने मेरे लिए वो बिकनी सेट पसंद किया था वैसे ही मैंने भी डोनाल्ड डक और मिकी माउस वाले बॉक्सर्स लिए थे तुम्हारे लिए, जिसका इनॉग्रेशन तुम हनीमून पर करने वाले थे। वो भी साथ में डाल दो। कितनी किस्मत वाली हूँ कि तुम्हारी हाइट और हेल्थ सेम अविनाश की तरह है। श्रुति ने अविनाश की ओर मुस्कुराकर कहा। शॉप में जाकर वापस करने की झंझट ही नहीं, इन्हें ये सब फिट आ जाएंगे। फिर बॉक्सेस में इलास्टिक भी होगा ना, अभी पहन लेंगे और एडजस्ट भी कर लेंगे। घर जाकर मैं चेक ही कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। बस हमारी चीजें दे दो यार। तुम क्यों पड़े हो ऐसे बेड पर? लाओ मैं ही ले लेती हूँ। श्रुति खुद अलमारी से सारी चीजें निकालने लगी। उधर राहुल ने इशारों से गर्लफ्रेंड वाली बात सच है क्या पूछी। अविनाश के चेहरे के हाव भाव और चुप्पी से उसे समझने में देर नहीं लगी कि सामान तो जाके ही रहेगा। कैसे झेलोगे इस आइटम को जिंदगी भर भाई? राहुल ने दर्द भरे आवाज से धीरे से पूछा। जैसे तुमने 2 महीने झेला वैसे ही। राहुल ने शर्ट निकालकर श्रुति को दिया। उस पर टैग लगा हुआ था, प्रेस कर धोकर चला लेंगे हम। श्रुति ने वो भी ले लिया। काफी देर बाद जब राहुल के कमरे का दरवाजा खुला तो आंखों में काला चश्मा पहने मुस्कुराती हुई श्रुति बाहर आ रही थी। उसके पीछे बैग्स को थामे अविनाश निकल रहा था और राहुल बिना शर्ट बेड पर बैठे मानो रो रहा हो। अविनाश तो डर के मारे यही सोच रहा था कि शादी करके भी ये इतनी खुश है तो हनीमून पर मेरा क्या हाल करेगी। अचानक उसे उसकी कही बातें याद आ गई। बैकअप प्लान। आज अविनाश और श्रुति का रिसेप्शन था। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। कहां कहां से रिश्तेदार नहीं आए थे। सब सदमे में थे कि ना देखा देखी, ना शगुन, ना सगाई, ना हल्दी, ना मेहंदी, ना ही शादी, सीधे रिसेप्शन में आने का बुलावा आया है। ये कोई रीत बात हुई भला? कुछ मुंह फुलाए बैठे थे कि उन्हें तो बताया भी नहीं, और कुछ इसी बहाने मुंबई आकर घूमने मिलेगा इस बात से खुश थे। हर किसी के अपने अपने तरीके से प्लान्स बन गए थे। अविनाश के ताऊजी और ताई जी भी आए थे। उनका रहन सहन गांव से था, जिसके चलते मौसी जी श्रुति की सास को बड़ी मुश्किल हो रही थी। 24 घंटे बस घूंघट में रहना पड़ रहा था। आते ही न जाने कितने ताने सुनने को मिल गए थे उन्हें। सब यही तर्क लगा रहे थे कि अविनाश लड़की भगा के लाया है। ये जल्दबाजी की शादी तो महज बहाना है। भला ऐसा कभी किसी ने सुना हो कि शादी में मेहमान बनकर जाओ और दुल्हन ही घर ले आओ? कितनी ही बार ताने सुन चुके थे घर के लोग, और परेशान भी थे कि दुल्हन क्या वाकई टिक पाएगी इन दोनों और लोगों के आगे। सबकी खबर लेते लेते आखिरकार श्रुति और अविनाश का नंबर भी लग ही गया। वहां ऊपर अविनाश श्रुति को बड़े प्यार से घर वालों की जानकारी देते हुए समझा रहा था। ताऊ जी और ताई जी गांव के हैं, सब उन्हें बड़ी इज्जत और आदर सम्मान देते हैं। कुछ गुस्सा है अपनी शादी से, सो देख लेना तुम। मैं क्या देखूं भाई? जिस तरह उन्हें सदमा लगा है उसी खौफ में मैं भी हूँ 4 दिन से। शादी हो गई है मेरी, वो भी तुमसे। तुम तो कब सिलसिला के अमिताभ बच्चन बन जाओगे इसका कोई भरोसा नहीं। लोगों को भूतों के सपने आते हैं और मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के। जाने कब जानू बेबी बेबी करते हुए तुम्हारे गले पड़ जाएगी और मेरा बेड़ा गर्क करेगी। अब मैं तो जया बच्चन होने से रही कि इस आंखों से तुम्हें किसी और का होते देखूं। ना ही प्रेग्नेंट हूँ जो तुम्हें हमारे बच्चे का वास्ता दूं कि मत जाओ उसकी और ना ही। बस करो श्रुति, कितना बोलती हो तुम? तुम्हारा मुंह दर्द नहीं करता? और तुम हर बात में मोना को क्यों घुसेड़ देती हो बीच में? हो गई ना शादी अब,
बोला है ना मुझे वक्त दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अविनाश ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ, डर रही हूँ इसलिए तो बोल देती हूँ। अब प्यार तो तुम मुझसे करते नहीं हो। प्यार भरी निगाहों से मुझे देखने को भी पैसे लगते हैं तुम्हें। वहाँ अक्षय ने प्यार लुटा लुटा कर रिया को तंग कर दिया है, और एक मैं अभागी हूँ कि इतना पैसा खर्च कराया मेकअप पर, लेकिन निकले तो प्यार के बोल तुम्हारे मुंह से। अच्छी लग रही हो, सुंदर दिख रही हो, ना इंस्टा पर फोटो डाले और ना ही फेसबुक पर अपना स्टेटस चेंज किया, ना डीपी बदला व्हाट्सएप पे। कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? बस वर्चुअल वर्ल्ड में ही जियो तुम लड़कियां, रियल लाइफ की कुछ पड़ी ही नहीं है तुम्हें। हाँ हाँ, देखी है मेरी डीपी, हम दोनों की है। 2 दिन में 400 लाइक आ चुके हैं। इंस्टा पर भी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर ताक रहे हैं। मुझे तो मेरी ही कंपनी ने घर खरीदने के लिए इंटीरियर पर डिस्काउंट दे दिया। कुछ फ्रेंड्स ने तो पार्टी ड्यू रखी हुई है। कितनी ही कुंवारी सहेलियां जल भुनकर खाक हो चुकी हैं, और एक तुम हो, अपना ऑल इंडिया रेडियो बजाए जा रहे हो। एफएम का जमाना है और ये भाई साहब ब्लैक एंड व्हाइट में जी रहे हैं। हाँ हूँ मैं सीधा साधा, तभी तो कुछ उखाड़ न सका। आज तुम्हारी तरह होता तो कहाँ से कहाँ होता, जहाँ हो वहीं होते। मेंढक की तरह ज्यादा फुदको मत तुम। जो मोतीचूर का लड्डू मिला है ना, उसके बारे में सोचो। जेली तो चली गई अब तुम्हारे हाथ से। श्रुति ने रोने सा मुंह किया। कुछ नहीं तो कुछ खाने को ही दे देते, मैं समझ जाती जो समझना है। ये खाना बीच में कहाँ से आया? खाना वहीं का वहीं है, पर तुम बीच में आ गए हो। निर्जला व्रत रखने को कहा है घर वालों ने मुझे तुम्हारे लिए। ये कोई बात हुई? तुम सुबह से ठूसे जा रहे हो पेट में और मैं यहाँ भूखी मरूं। तुम तो यही चाहते हो कि मैं मर के तुम्हें मुक्त कर दूं, ताकि फिर तुम चुप, एकदम चुप। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, अविनाश ने कहा। क्यों? तुम जो प्लेट दे रहे थे भर भर के, वो किसके लिए? मेहमानों के लिए पगली। अब अपनी ये बकवास बातें बोल के अपनी भूख को और मत बढ़ाओ। मैं ले आता हूँ कुछ खाने के लिए, वो खा लो, और जरा तमीज से पेश आओ मेरे ताऊजी और ताई जी के सामने। तो कौन सा मैं ब्रेक डांस करके दिखाने वाली हूँ? ना ही मैं वन पीस में जाऊंगी जो उन्हें अटैक आ जाए। पूरी रीति रिवाज और रस्मों के साथ ब्याह के आई हूँ इस घर में। इस घर के हर लोग, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, यहाँ तक कि यहाँ के झाड़ू पर भी अब मेरा हक है। क्यों लगता है तुम्हें कि वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे? तुम बस अपनी ये 2 गज की लंबी जुबान अंदर ही रखना, यही काफी है हमारे लिए। कुछ ना उटपटांग बात करना। लो कर लो बात, करे कोई और भरे कोई। एक कमरे में सारे घर के बड़े लोग बैठे थे। मीटिंग सी बुला रखी थी। सिर्फ घर के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्हें ये जानना था कि लड़की वाकई में बहू बनने के लायक है या यूं ही अविनाश ने तैश में आकर शादी कर ली। ताई जी शुरू हो गई आखिर। शुरुआती दौर पर काफी सीधे साधे सवाल पूछे गए लड़की से, जिसमें कि दुल्हन पास हो गई। उसने बस मुंडी हिला दी अपने घूंघट से। हाँ या ना में जवाब चल रहे थे। अविनाश और घरवाले भी खुश थे। लड़की को इस तरह घूंघट में रखा है जैसे जबरदस्ती उठा लाए हैं। मुंह तो दिखाओ जरा, या देखने लायक ही नहीं रखा है। हाय हाय, ये आजकल के लौंडे भी ना, न लाज न शर्म रही। कहाँ क्या मुंह काला किया है जो घूंघट के बाहर नहीं आ रहा? ताई जी शुरू हो गई। ना ताई जी, मैं तो बिल्कुल गोरी चिट्टी हूँ, देख लीजिए चाहे तो। श्रुति ने अपना घूंघट उठाया और मुस्कुरा दी। अविनाश को जैसे अंदेशा हुआ कि अब तो बिगड़ी बात भाई। दिखने में तो ठीक ठाक है छोरी, बस ये चेहरे से ही हमारे लड़के को भाग गई, या कुछ और भी गुण है तुझमें? माँ ने खाना बनाना सिखाया है, पापा ने पढ़ाकर पैसे कमाना, और भाई ने मुश्किल वक्त पर किसी से 2-2 हाथ कैसे करे ये। बस गुजारा हो जाएगा ताई जी। सासू माँ काफी अच्छी हैं, और मेरे ये भी काफी ख्याल रखते हैं मेरा। और देवर ननद ने तो आते ही मुझे अपना सा बना लिया। पिताजी भी बड़े अच्छे हैं। पेट में घुसकर दिल जीतना आता है इस लड़की को। देखो तो भला कैसी बकर बकर किए जा रही है। खाने में भी बकरी हूँ माँ जी, खाए बिना नहीं रह सकती, कुछ भी हो जाए। अच्छा, अगर आगे जाकर तेरी लड़ाई हो गई मुझसे या तेरी सास से, तो क्या घर छोड़कर चली जाएगी? क्यों जाऊं भला माँ जी? तो क्या हमें जाने को कहेगी अपने घर से? नाना, घर क्यों छोड़ेगा कोई? झगड़े किस घर में नहीं होते, तो क्या जान ले ले हम अपनों की ही? मुझे तो आपकी ये बात ही रास ना आई ताई जी। जैसे ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं, वैसे कड़वा भी नहीं।
सब अपनी अपनी जगह होनी चाहिए। मुझे भी मेरी सास के ताने सुनने हैं, उनकी जली कटी बातें सुननी है, लेकिन फिर भी उनका प्यार भी मुझे ही चाहिए। घर तो परिवार वालों से बनता है ना। घर में लोग न रहें तो हम उसे मकान कहेंगे। अब आप ही बताइए, हमारे साथ अगर कोई हादसा हो जाए और हमारा एक हाथ टूट जाए तो हम हाथ काट देते हैं क्या? नहीं ना, उस पर हम प्लास्टर चढ़ा देते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं कि हड्डी जुड़ जाए और हाथ ठीक हो जाए। परिवार के बुजुर्ग भी हमारे हाथों की तरह ही है ना। आप लोगों के आशीर्वाद से ही तो इतनी तरक्की हुई है ना इस घर की। आपकी मेहनत से ससुर जी इस ओहदे पर आए हैं। उनके इस मेहनत को चार चांद हमारी सासू माँ ने लगाए हैं। मुंबई में आकर ये घर सजाया, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा किया। अब मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि इस घर को नए सिरे से सजाऊं। एशियन पेंट से घर को और नए रिश्तों को नए डेकोरेशन दे दूं, ताकि आप लोगों को भी लगे कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। बातों बातों में कब श्रुति ताई जी के पैरों को दबाकर उन्हें इन सपनों में ले गई, किसी को पता ही नहीं चला। जादूगर ने ले आई है क्या सरला बहू तू इस घर में? इस बच्ची ने तो दिल जीत लिया भाई, ताऊ जी ने कहा। श्रुति ने अपनी बत्तीसी दिखा दी। बड़ी ही गुड़ी बहू ले आई है, ये तो मेरी ही परछाई है री। अपनी बातों से श्रुति ने सबका मन जीत ही लिया। सब खुश थे और अविनाश हैरान। ये लड़की जिस रफ्तार से जा रही है, जरूर मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी में हर जगह अपनी छाप छोड़ेगी। अब शादी तो कर ली है और क्या करूं? ऐसे कोई इतनी जल्दी अपने ससुराल वालों को काबू में करता है क्या? एक मोना थी जिसे लोगों से परहेज था। वो चाहती थी कि शादी के बाद बस वो दोनों ही रहें, किसी की रोक टोक नहीं। हर दिन शॉपिंग, पार्टी। बच्चे तो इसे कतई पसंद ना थे। वो अपनी फिगर खराब नहीं करना चाहती थी। और एक ये लड़की है, भरे जा रही है लोगों को अपनी तरफ। ऐसा चलता रहा तो ये रिश्तेदार महीना भर घर नहीं छोड़ेंगे। एक क्या काफी नहीं, जो इसके जैसे और नमूने चाहिए। रात को रिसेप्शन बड़ी धूमधाम से हुआ। श्रुति और अविनाश की जोड़ी बड़ी ही सुंदर जच रही थी। अक्षय और रिया तो निकल पड़े थे अपने हनीमून की ओर, और घर पर घर के लोग और रिया के ससुराल वाले थे। राहुल ने न आना ही पसंद किया। उसे डर था कि जाने बीच में ही उसे क्या याद आ जाए और निकाल ले उससे। घर को रात को अविनाश के कमरे को बड़ा अच्छा सजाया गया। सारी जरूरत की चीजें रखी गई थी। सुहागरात जो थी आज दोनों की, लेकिन इस दिन का जितना बेसब्री से नवयुगल को इंतजार होता है, ऐसा कुछ नहीं था। अविनाश भगवान से मिन्नतें कर रहा था कि ये रात खत्म ही ना हो और उस घर को जाना ही ना पड़े। दूसरी ओर श्रुति को अपने रिसेप्शन का खाना बड़ा पसंद आया। दिन भर की थकान उसने खाने में निकाली थी। रात को घर आकर श्रुति को तैयार कर कमरे में बिठा दिया गया। अविनाश किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकल रहा था। आखिर मम्मी की डांट फटकार खाकर उसे जाना ही पड़ा रूम में। रूम को बड़ा ही झकपक सा डेकोरेट किया था। कमरे में बेड पर फूलों की चादर सी थी और उसे अपना बेड पहचान में ही नहीं आ रहा था। बेड के बीचों बीच श्रुति घूंघट डाले बैठी थी। अविनाश ने दरवाजा खुला ही रखा अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि कुछ कम ज्यादा हो तो भाग निकल सके। श्रुति गुमसुम सी बैठी थी। अविनाश ने धीरे से उसका घूंघट उठाया। एक 440 का करंट लगा उसे। घूंघट में मस्त चिल बियर की बोतल को स्ट्रॉ से लेकर पी रही थी श्रुति। अविनाश को हंसूं या रोलूं कुछ समझ नहीं आया। उसकी बीवी सुहागरात की रात को सुहाग की सेज पर घूंघट के अंदर चुपचाप सिप ले रही है, वो भी बियर की। कौन पीता है अपनी ही सुहागरात में? श्रुति ने पिलो के नीचे से एक और बोतल निकाल और स्ट्रॉ अविनाश के हाथ में थमा दिया। श्रुति ने बोतल की कैन को खोला। अविनाश ने फुदक कर जल्दी से दरवाजा बंद किया। उसकी ये फुर्ती देख दरवाजे के पीछे खड़ी मम्मी जो समझना चाहिए था समझ गई। धीरे से मुस्कुराकर वहां से चल दी। अंदर आते ही अविनाश ने गुस्से से श्रुति की ओर देखा। क्या नजर मत लगाओ यार मेरी कैन पर। तुम गुस्सा होंगे इसलिए मैंने 2 मंगवाई पलक के हाथों। वो पगली तो शैंपेन लेके आ रही थी चुपके से, मैंने ही मना किया। अब इतनी खुशी तो तुम्हें हुई नहीं ना? और नई जिंदगी की शुरुआत में अकेले पूरी बोतल पी के करती, ये अच्छा नहीं लगता ना। सो ये 2 बियर ठीक है, तुम भी चिल हो जाओ और मैं भी।
तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब हरकतें करते हुए? सुबह तो बड़ी सती सावित्री बन सबके दिल जीत रही थी, और अब ये क्या है? ये कौन सा रूप है तुम्हारा डायन वाला? नहीं पीना तो मत पियो ना, कहीं मुझे नजर न लगे इसीलिए दिया तुम्हें, नहीं तो आई कैन मैनेज, घूंट में हजम कर जाऊं। और ये किस किताब में लिखा है कि शादी हो गई तो इंसान पी नहीं सकता? कहीं रास्ते से पीकर नहीं आ रही हूँ, चुपके से लिया है। नीचे जाकर देखो जरा, घर के 80% लोग टुन हुए पड़े हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और मैं डायन हो गई? ऐसे मेरी चोटी से तुम्हारा गला पकड़ लूंगी ना कि सांस भी नहीं ले पाओगे। अविनाश को हंसी आ गई, उसने भी स्ट्रॉ ली और शुरू कर दी। यही दिक्कत है तुम में कि बात जब तक समझते नहीं हो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। कैसी बीतेगी हम दोनों में भगवान ही जाने। वैसे क्यों आने में इतना कतरा रहे थे कमरे में तुम? ऐसे ही, मेरा कमरा है, मैं जब चाहे तब आऊं, मुझे भला किसका डर? अविनाश ने कहा। गलत, अब ये कमरा मेरा भी हुआ, सो हमारा कमरा कहो। श्रुति ने घूंघट निकाल फेंक एसी बढ़ा दिया। अब वो बिना चुनरी के थी और बिंदास हवा ले रही थी। देखा जाए तो अविनाश ही क्या, उसके इस रूप को कोई भी देख लेता तो लट्टू हो जाता। इधर बिना किसी झिझक के श्रुति एक एक गहना उतार अपने आप को हल्का कर रही थी। श्रुति ने जब सारे गहने उतारे और आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि बगल में जो प्राणी बैठा है, जो अब उसका पति है, ये काम रीति रिवाज के हिसाब से उसका था। झट सॉरी बोल श्रुति ने अपने कान पकड़े। क्यों? अविनाश ने धीरे से पूछा। मम्मी और चाची ने कहा था कि घूंघट से लेकर नथनी तक तेरा पति उतारेगा। तुम्हें तो उतारने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या उतारोगे? मैं सब फिर से पहन लूं क्या? बड़ी गर्मी और रैशेस हो रही थी स्किन पर, सो दिमाग से निकल गया। गुस्सा तो नहीं होना तुम्हें कुछ करने नहीं दिया? श्रुति ने झट से कहा। तुम सच में करने के लिए तैयार हो? तुम्हें वक्त नहीं चाहिए इन सब बातों के लिए? कितनी आसानी से तुम तैयार हो इन सब चीज के लिए? तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं? ऐसा करने से ये सिर्फ मशीन की तरह हो जाएगा और कुछ नहीं, विदाउट इमोशंस, लव, केयर, अट्रैक्शन और न जाने क्या क्या। अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेट करो यार, ऐसी कौन सी बड़ी बात बोल दी मैंने जो तुम इतने इतरा रहे हो? घूंघट उतारना था और बदन से 4-5 गहने बस। शेरनी हूँ मैं, शेरनी, जो इतनी आसानी से नहीं पटने वाली तुमसे। शर्म नहीं आती तुम्हें कि 10 दिन हुए नहीं ब्रेकअप को और रेडी हो गए करने के लिए, वो भी जानते हुए कि किस हालात में हम एक हुए हैं। सीधे ढंग से आई लव यू तो नहीं बोल पाए और सीधे करोगे मेरे साथ? मुझे कोई पड़ी नहीं है श्रुति तुमसे कुछ करने की। वो तो तुम ही खुद होके ऐसे एक एक कपड़े उतार रही हो तो इंसान भले सोचे तो सोचे भी क्या। ओए जी बाबा भोलेनाथ, अब जब एक कमरा मिला है तो क्या बाथरूम में जाकर ये कीमती गहने उतारूं मैं? मैंने एडजस्टमेंट कर ली है ना कि करना है शेयर एक ही कमरा। अब कल से तुम चड्डी बनियान में इस कमरे में घूमोगे तो मैं क्या समझूं? तुम अपील कर रहे हो? श्रुति मानो गुस्से से पागल हुई जा रही थी। सेक्स ही सब कुछ नहीं है पतिदेव, पहले दिल जीतो अपनी इस पत्नी का। तुम्हारे भूतकाल के हादसे के साथ, जो कि जीवित है इस धरती लोक पर, के साथ अपनाया है तुम्हें। जब तक वो हादसा तुम फ्लश नहीं कर देते कबोर्ड में जाकर, तब तक किसी भी अधिकार के साथ मुझे छूने का हक नहीं तुम्हें। मेरा भी कोई हादसा होता तो तुम ऐसे एक झटके में अपनाते मुझे? नहीं ना? नहीं तो बस कुछ समय दो हमारे इस रिश्ते को। आदत डाल लो मुझे ऐसे देखने की, क्योंकि कभी कभी मैं भी तुम्हें 2 पीस में दिख सकती हूँ। और एक बार जब भी लगे कि हम दोनों पूरे मन से एक होने को तैयार हैं, उस वक्त मुझे मेरे आसपास खाने की डिशेस चाहिए। तुम घुटनों के बल पे एक हाथ में कचौड़ी लिए मुझे प्रपोज करोगे और अपने दिल का इजहार करोगे। उस कचौड़ी को आधा आधा करके खाएंगे और फिर साथ में। और कुछ रोमांटिक मूड हो तुम्हारा तो तुम वो भी कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा मौका आगे 2-4 साल आया ही नहीं तो क्या? अविनाश ने मुस्कुराकर पूछा। नो टेंशन। दोपहर को ही तुम्हारी मम्मी नन्हे दीपू की चाहत में मुझे बटर लगा रही थी। वो तो चाहती है कि बस आज ही रिजल्ट मिल जाए या इस महीने में। तो क्या कोरियर से या तुम्हारे इंस्टा या फेसबुक से रिजल्ट दोगी अपनी सास को? अविनाश को मस्ती सूझी। लगा ही था कि ये पोंगा यही सोचेगा। बैकअप प्लान रेडी रखना है हमें, समझे? कैसा प्लान? IVF का प्लान। क्या पागल हो क्या तुम? क्या कहना चाहती हो तुम कि मुझ में ताकत नहीं है?
बस करो तुम। बस जहाँ ताकत दिखाना है वहां तो नहीं दिखाते। हम 2 साल के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो ठीक रहेगा सब। और अगर तुम अकेले जाना चाहते हो और मैं यहाँ घर वालों के साथ रहूं तो मेरी गोद भर के जाओ जहाँ जाना है। लीगल होगा सब। कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, बस गुड न्यूज जब चाहे तब मिल जाएगी। बकवास आइडिया है श्रुति ये, मैं सहमत नहीं हूँ उससे। समय काफी कम है तुम्हारे पास। जल्दी या तो मुझे मजबूर करो अपने प्यार में पड़ने के लिए या तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ। अविनाश को समझ नहीं आ रहा था ये जो उसके सामने थी उसकी पत्नी समझदार वाली बातें कर रही है या बेवकूफ वाली। उसकी बातों से एक बात तो अविनाश के समझ में आ गई कि रिश्ता कैसे भी हालातों से जुड़ा हो, उसे सच्चे मन से श्रुति ने अपनाया था, घर वालों को अपनाया था, उसके साथ उसके हादसे को अपनाया था और अब उसके भविष्य के होने वाले हादसे को भी अपनाने को तैयार थी। ये प्यार नहीं तो और क्या था? कहाँ से आता है इतना हौसला इन लड़कियों में? घर देखते देखते खाली हो गया और मेहमान अपने अपने घर चल दिए। मौसी जी चाहती थी कि उनका लाडला दीपू अपनी पत्नी को कहीं विदेश घुमा ले आए। दोनों को जितना वक्त एक दूसरे को जानने में मिलेगा उतने ही दोनों अपने रिश्ते को लेकर सहज हो जाएंगे। इधर श्रुति एक पैर पर कहीं भी घूमने को तैयार थी, बस ले जाने वाला रेडी हो। पहले ही रिया और अक्षय के पलों को जानकर काफी ईर्ष्या हुई थी, पर फिर अपने आप को समझाकर तसल्ली दे दी कि रिश्ते को अपनाया है इस पोंगे ने, इतना ही काफी है। कहाँ मैं या वो भागे जा रहे हैं। धीरे धीरे सब हो ही जाएगा जो हर पति पत्नी में होता है। पग फेरे से तो वो वापस आ चुकी थी। घर में अपने पैर जमाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस दिक्कत आती थी तो अपने बेडरूम में। श्रुति को एसी फुल करके सोने की आदत थी तो अविनाश को पंखा लगाकर। एसी से उसे इतनी दिलचस्पी नहीं थी। सुबह जल्दी उठ अविनाश कमरे में ही योगा करता था। योगा तो सारी जिंदगी श्रुति से ना हो पाया था, आगे भी ना हो पाएगा। श्रुति को पूरे बेड पर पसर कर सोने की आदत थी तो अविनाश को एक साइड से बिना तकिए सोने की। रात में न जाने कितनी ही बार श्रुति उसे लताड़ गिरा चुकी थी। मरता क्या न करता, अविनाश बस झेले जा रहा था। ऐसा नहीं कि सब ठीक था। एक ही कमरे में रहने से दोनों में नजदीकी भी आ गई थी। श्रुति शाम को बेसब्री से अवी का इंतजार करती। दोनों अपने कमरे के बरामदे से चाय की चुस्कियां लेते, घंटों समुद्र की लहरों को देखते, कितनी ही बातें करते। अविनाश अब सहज हुए जा रहा था। उसे मानो श्रुति की आदत सी होने लगी थी। रात को श्रुति अनजाने से ही करीब आ भी गई तो अविनाश को अब दिक्कत नहीं होती थी। शुरुआती दौर पर संभलकर नहाकर टॉवल में आने वाला दीपू अब बेझिझक शॉर्ट्स में आने लगा था। श्रुति को भी ये नई नई बदलाव भा तो रहे थे पर उसने कभी जताया नहीं। कभी कभी दोनों खेलते रहते और झगड़े झगड़ते खुद ही हंस पड़ते। जो भी दोस्ती के दौर पर शुरू हुआ वो अब दोस्ती से बढ़कर एक कदम आगे जाने लगा था। परसों की ही बात थी। श्रुति अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए तैयार हो ही रही थी और दीपू उसे घूरे जा रहा था। एक पल के लिए अविनाश ने पहल कर पीछे से श्रुति को बाहों में लेने के लिए पहल की ही थी कि श्रुति ने नेकलेस पकड़ा दिया उसे और पहनाने के लिए कहा। अविनाश से कुछ होते होते रह गया और बावली श्रुति ने मौका अपने हाथों से गवा दिया। कुछ तो उस पल हो ही जाता अगर दोनों बेकाबू होते। बेकाबू होने के पल आए तो थे जब दोनों ने 2-4 बार रात को ही पीने की महफिल जमाई थी। लेकिन कहते हैं ना कि पीकर आदमी अक्सर सच उगल जाता है। जब भी दोनों टल्ली होते तो अविनाश को अपना ब्रेकअप याद आ जाता तो श्रुति को राहुल की बेवफाई। दोनों इस सदमे से बाहर ही नहीं निकलते। कुछ करने का मन भी हुआ तो मुंह से एक तो मोना का नाम आता या फिर राहुल का। हद तो तब हुई जब रिया की गुड न्यूज घर पर आ धमकी। शादी को जुम्मा 1 महीना नहीं हुआ और अक्षय ने रिया के साथ ये कांड कर दिया। अक्षय तो उतावला था ही, पर रिया के कई एहतियात बरतने के बाद भी ये हादसा हो गया। अक्षय और ससुराल वाले तो मानो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रिया को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ससुराल ही इतना प्यारा और समझदार था।
रिया के घर आते ही पहले दिन से किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई थी कि श्रुति की जगह उसने ले ली। नागपुर अपना ससुराल उसे तब भाया जब उसे पता चला कि यहाँ लड़की और बहू में कोई फर्क ही नहीं भला। उसे घूंघट से भी छूट मिल गई थी। अक्षय तो मानो उसके इशारे पे था कि मुंह से बात निकली और पूरी ना हुई हो। घर के सब लोगों ने उसे बेटी की तरह अपनाया था। भले ही उनका परिवार एक था, पर किसी तरह की बंदिश नहीं थी। राहुल के घर वालों ने भी रिया को बड़ा प्यार दिया। राहुल जल्द ही विदेश लौट गया। दोनों को एक होने में भी अक्षय ने ही पहल की। सब उसकी पहल और मर्जी से होने दिया। एक लड़की को ऐसी आजादी और प्यार मिले तो कौन भला बीता हुआ सोचे। रिया भी शक्कर की तरह घुल गई उस परिवार में, और अब तो उनके घर 25 साल बाद कोई मेहमान आ रहा था। सारे घर ने रिया को पलकों पर रखा हुआ था। उससे सबसे पहले अक्षय ने ही सहमति ले ली कि आने वाला बच्चा रखे या नहीं। अगर रिया को मंजूर न होता तो भी अक्षय उसके इस फैसले को लेकर खुश था। अपना प्यार और जीवन साथी साथ हो तो भला और क्या चाहिए। अक्षय ने मानो जादू कर दिया था रिया पर। रिया इस ममता की जिम्मेदारी लेने को तैयार थी, और उसके लिए ये जिम्मेदारी उसके रिश्ते को और भी मजबूत करने वाली थी। श्रुति के साथ पूरे 2 घंटे इस पर बहस हुई थी। श्रुति को ये फैसला बड़ा जल्दबाजी का लग रहा था। हालांकि वो खुद इस जिम्मेदारी को लेते बड़ी जल्दी में थी, पर रिया के साथ तो सब ठीक था, और कुछ महीने एक दूसरे को समझकर पूरी तरह तैयार हो जाते तो ठीक रहता। वो रिया को समझाते समझाते थक गई थी। इसी बहस के चलते वो नाराज भी थी कि रिया कहीं खुद को खो ना दे। अभी शादी हुई नहीं और अभी माँ भी बनना है, ये क्या बात हुई भला। एक प्रोडक्ट संभाला नहीं जा रहा है और ये महारानी उसका सब प्रोडक्ट भी लॉन्च करने को निकली। अभी ठीक से एक हुए नहीं कि तीसरा बीच में आने को तैयार। क्या सच में यही मकसद होता है क्या शादी का? एक तरह से क्या लाइसेंस मिल जाता है भला बच्चे पैदा करने का? बच्चे पैदा करो और नींव रखो अपने रिश्ते की। अभी खुद बच्ची है, औरत बने 1 महीना नहीं हुआ और डायरेक्ट माँ बन जाए, ऐसा होता है क्या भला? श्रुति कितनी ही बड़बड़ किए जा रही थी और अविनाश लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। श्रुति का कहना था कि अभी उसकी हाँ में हाँ मिलाए, पर उसका ध्यान तो कहीं और ही था। हे भगवान, उठा ले मुझे और गोवा जाकर पटक दे, जरा राहत तो मिलेगी इस वातावरण से। एक अकेली मैं क्या यहाँ भूतों से बातें किए जा रही हूँ जो कोई सुनने वाला ही नहीं। कितनी बड़ी और चिंता की बात है, और मुझे यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं। नीचे सासू माँ को जब ये बात पता चली तो मम्मी ने न जाने कितनी ही बार मुझे हिंट दे दी कि अब तुम्हारा नंबर कब आएगा। हमारा नंबर? यहाँ हम हैं कहाँ? हॉस्टल में जैसे रहते हैं वैसे रह रहे हैं। बस कहने को एक बेड है, पर अब तक वो टूटे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये बात बताऊं तो बताऊं किसको कि कुछ हुआ ही नहीं। ना हनीमून, ना सुहागरात, न जाने क्या क्या। लोग रिजल्ट पे रिजल्ट दिए जा रहे हैं और हमने अभी तक एग्जाम हॉल में एंट्री तक नहीं ली। हमें तो सिलेबस का तक पता नहीं, बस फ्रंट पेज देखे जा रहे हैं। कितनी खुश थी रिया फोन पर, पगली, पर जानती कहाँ है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पहले एक पागल को तो संभाले, फिर उसकी जेरॉक्स कॉपी निकाले। भागे कहाँ जा रहे हैं? खुद ने तो प्लानिंग कर ली और यहाँ लगी पड़ी है मेरी। मम्मी ने सुबह ही फोन पर डांट फटकार लगाई कि खबरदार जो किसी तरह के प्रिकॉशंस लिए तो सीख कुछ रिया से। कितनी बड़ी खुशी दे रही है। अरे तो मैं क्या करूं? बच्चा उनका डिलीवर हो रहा है, मेरा क्या सीन बनता है बॉस? उनके चलते क्या अब मैं भी पैदा कर लूं एक बच्चा? क्या बोलते हो तुम? ओ पतिदेव, सुन रहे हो ना? अविनाश ने कान में से एयरफोन निकाले और श्रुति से पूछा कि क्यों इतना भड़क रही है। यहाँ इतना बड़ा रामायण हुआ और ये महाशय तो अपना शटर बंद किए हुए हैं। कब सुधरोगे तुम यार? अब बार बार मुझसे वही घिसा पिटाना बोला जाएगा। कितनी खुशी की बात है कि रिया अब नए दौर से गुजरने वाली है। ऐसे हालात में तुम्हें उसका सहारा बनना चाहिए, ना कि दिक्कत। उसे बोलो और बताओ कि तुम कितनी खुश हो, हम कितने खुश हैं। अविनाश ने कहा। हाँ, इतने खुश हैं कि बस समंदर में जान देना बाकी है। श्रुति का गुस्सा फूट पड़ा। कैसी बातें करती हो तुम? तुम्हें दिक्कत क्या है आखिर? क्यों खुश नहीं हो तुम? मैं खुश हूँ, लेकिन चिंता है उसकी कि वो संभाल पाएगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी। श्रुति की आवाज में नमी सी आ गई। कोई हलवा है क्या माँ बनना? कैसे करेगी अकेली? अकेली कहाँ है श्रुति? वो अक्षय खुद डॉक्टर है और पूरा परिवार है, सब ठीक हो जाएगा।
और इसकी चिंता उसकी है। खुद तो आईवीएफ करने को एक पैर पर तैयार थी ना तुम। खुद के दिमाग में कैसे कैसे आइडिया पालती रहती हो, और अब रिया के साथ ऐसा भेदभाव क्यों भला? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने आईवीएफ का फैसला किस वजह से लिया? मैं तुम्हें गंवाना नहीं चाहती हूँ अविनाश। आज भी जब हम करीब आने को होते हैं तो तुम्हारी आंखों में मुझे झिझक नजर आती है। मैं एक अच्छी दोस्त तो बन चुकी हूँ, पर अब भी एक पत्नी जो पूरी तरह से समर्पित होती है नहीं बन पाई हूँ। दुख होता है मुझे कि क्या कमी है मुझ में जो तुम नहीं आते हो मेरे करीब। क्यों मुझे उस प्यार भरी नजरों से तुम नहीं देखते जैसे कि अपनी एक्स को देखते थे? अब भी उन नाजुक पलों में क्यों तुम्हारा संयम बंधा रहता है और आगे पहली नहीं हो पाती? मैं सब हंसने में ले लेती हूँ, पर दिल को बड़ा दर्द होता है। एक अनचाहा सा अनजानी डोर अभी भी है हमारे दरमियां जो हमें एक होने नहीं दे रही। क्यों रिया की गुड न्यूज सुनकर मैं खुशी से फूली नहीं समाई, जबकि मुझे झूल कर नाचना चाहिए था। सब ठीक है हमारे बीच, पर फिर भी कुछ ठीक नहीं। हम अच्छे दोस्त बन गए, पर दोस्ती जिंदगी भर तो राहत नहीं देगी ना। दोस्त तो मेरी रिया भी है, क्यों उसकी जगह किसी और को दूं? रिया ने एक एक पल जो उनके बीच हुए वो मुझसे शेयर किए, और मेरे पास बताने को ऐसा कुछ भी नहीं। तुम बहुत अच्छे हो, मगर मुझे चाहिए बुरा लड़का जो बुरा करे मेरे साथ, जो करे हक से करे और जबरदस्ती करे, मुझ पर अपना हक जताए। और श्रुति की एक एक बात मानो तीर की तरह बरस रहे थे अविनाश पर। क्या झूठ बोला था उसने भला? बातें तो ठीक ही कही थी, पर अब भी एक झिझक थी उनके रिश्ते में जो दूर ही नहीं हो रही थी। श्रुति का यूं बिंदास होना कहीं न कहीं अविनाश को पहल करने में आड़े आ रहा था। मैं होकर भी वो क्या सोचेगी, इसके चलते अविनाश पीछे हट जाता था। कुछ था अब भी दिल में मोना के चलते जो उसके कदम बढ़ते हुए रुक जाते थे। चाहता तो वो भी सब कुछ था जो श्रुति चाहती थी, लेकिन पहल आखिर करे कौन? श्रुति बस बोलना जानती थी, फिर ऐसी चीजों में उसकी भी टाई टाई फिश हो जाती थी। जब भी उसके करीब आने की कोशिश होती तो मैडम को कुछ समझ ही नहीं आता। कितनी ही बार उसने वो शर्ट्स जानबूझकर पहने थे जो श्रुति जबरदस्ती ले आई थी राहुल से। अविनाश ने भी कम मेहनत नहीं की थी उसको रिझाने के लिए, लेकिन पागल जब समझना है तब समझती ही नहीं थी। जब भी वो करीब आने को होता ये मोना की बात छेड़ देती और उसका मूड ऑफ हो जाता। आज उसकी ऐसी बातें खुलकर कहने पर अविनाश ने मानो उसकी पहल को देख लैपटॉप साइड में रखते हुए पूछ ही लिया, अगर मुझे भी ऐसा ही लग रहा हो जैसा तुम्हें लग रहा है तो? क्या ऐसा लग रहा था अविनाश को जो श्रुति को अब भी समझना था? क्या श्रुति वो बात समझ पाएगी जो अविनाश उससे कहना चाहता है? क्या श्रुति और अविनाश का रिश्ता भी आगे बढ़ पाएगा? इन सब चीजों को जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।